हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडीग्राम चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र का साइंस, और साइंस में जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 84 तक पढ़ चुके थे। अब जो है 85 नंबर सवाल से आगे पढ़ेंगे। 85 नंबर सवाल से चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए रेटिनॉल, जीरो फथैलमिया, बी टोकोफेराल बेरीबेरी, सी साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता, डी अर्गोक्योसिफेराल रिकेट्स, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर जो है बी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। यानी गलत पूछ रहा है तो गलत बी है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोपथैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी कोलेकैल्सिफेरॉल D3, D1 तथा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेराल विटामिन ए की कमी से। 86 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो राइट आंसर सी जो है विटामिन डी बाध्यता रोधी कारक, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपका सभी सही सुमेलित है। यानी कि यहाँ पर गलत पूछ रहा था, गलत आपका सी है, बाकी सभी सही है। देखिए यहाँ पर विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी से प्रतिस्कर्वी कारक होता है, विटामिन के से प्रति रक्तस्रावी कारक। तो बाकी ए बी और डी सही है, डी सी नंबर गलत है और पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है, तो राइट आंसर सी होगा। विटामिन ई को बाध्यता रोधी कारक यानी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। स्पष्ट है कि युग्म सी सही सुमेलित नहीं है। 87 निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर सी जो है विटामिन के बंध्यापन जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है आपका सही सुमेलित है। थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, डी नियासिन, पेलाग्रा, ये सभी सही है। आपका सही नहीं है तो विटामिन सी, विटामिन के वाला जो बंध्यापन दे रहा है, तो इसलिए ये गलत है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्टोक्विनोन है। इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ यानी एंटी हेमोहैरेजिक फैक्टर भी कहते हैं। इसके स्रोत हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु इत्यादि हैं। बंध्यापन इनफर्टिलिटी का संबंध विटामिन ए की कमी से है। 88 अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? राइट आंसर बी थायरॉक्सिन, विटामिन नहीं है, बाकी सभी विटामिन है। नियासिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, ये सभी विटामिन है, बस थायरॉक्सिन जो है विटामिन नहीं है। विटामिन B2, B3 तथा B6 रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन, नियासिन तथा पायरिडॉक्सिन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। 89 नंबर देखिए। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है 100 ग्राम होता है क्या? डी ऊर्जा की 116 कैलोरी होती है केला में, प्रति 100 ग्राम में होला।
बाकी देखिए यहाँ पर ए नंबर भी गलत है, बी नंबर सी, बी और सी भी गलत है। केला यानी बनाना कुल म्यूजेसी के अंतर्गत आता है, जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन्स, खनिज लवण, विटामिन पाए जाते हैं। केले से 89 कैलोरी प्रति 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। विकल्प में निकट 116 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। 90 नंबर, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती या होता है, तो बी प्रोटीन होता है। बाकी सभी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनोसी या फबेसी कुल के अंतर्गत शामिल है। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। 91 नंबर, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो बी सोयाबीन में पाई जाती है। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी और तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है, जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। 92 यानी 92 नंबर सवाल देखिए, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा में होती है, सी सोयाबीन में होती है। 93 सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, डी सोयाबीन के दाने में। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो बी मूंगफली है। उपयुक्त विकल्पों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। 100 ग्राम कच्चे मूंगफली में लगभग 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। 95 प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, भी मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में लगभग 1.3 गुना, अंडों से 2.5 गुना एवं फलों से 8 गुना अधिक होती है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में लगभग 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होती है। मूंगफली में प्रोटीन 25.3% तथा वसा 48.1% पाई जाती है। 96 निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो सी चावल। उपयुक्त विकल्पों में चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में लगभग 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज, फाइबर प्रदान करता है। 97 नंबर, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, करेक्ट आंसर टी। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन तथा डोपामाइन का जैव रासायनिक प्रीकर्सर है। डोपामाइन मुख्यतः मस्तिष्क में बनता है, जबकि एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन का प्राथमिक निर्माण अधिवृक्क यानी मज्जा एड्रिनल मेडुला में होता है। टायरोसिन की कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। 98 गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, ये ग्लूटीन है। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त यानी कठोर गेहूं
में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। 99। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सी 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 100। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ये 0। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, तो एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होगी। 101। भोजन का एक प्रमुख अंग है। सी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक 1:1 होते हैं। 102। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? सी कार्बोहाइड्रेट होता है। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि है। 103 नंबर। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है दी कार्बोहाइड्रेट का, बाकी सभी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक 1:1 यानी 1:2:1 होते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। 104 नंबर। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है ये फास्फोरस है। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज का मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे तथा सभी धान्य है। 105 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो राइट आंसर बी अमीनो अम्ल, जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। 106 नंबर। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तभी करौंदा में। करौंदा एक आवृत बीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। 107 नंबर। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है या है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर कैल्शियम, लौह और सोडियम तीनों की। तो राइट आंसर डी होगा 1, 2, 3। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकोचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। 160 नंबर। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बी आयरन के। प्रश्नानुसार पालक के पत्तों में प्रचुर मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम प्रोटीन या हेम प्रोटीन का घटक है। शरीर में लौह यानी आयरन की कमी हो जाने से अरक्तता एनीमिया हो जाती है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। 109 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो डी पालक है। 110। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है सी हरी सब्जियों में। लौह आयरन का प्रचुर अंश हरी सब्जियों ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, अंडा, फलियां, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत
सोर्स है। यह हीमोग्लोबिन Hb तथा साइटोक्रोम हेम प्रोटीन का घटक है। तो शरीर में इसकी कमी हो जाने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। 111 बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। बी माइलेज का। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन। समानता चावल के लंबे दाने वाली किस्मों जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। 112 निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? बी लैक्टोज के कारण। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकराइड शुगर है। यह ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न डेराइव्ड होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। 113 दूध में विद्यमान सैकराइड है। बी लैक्टोज है। 114 दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो डी लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा सौरेन होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु बैक्टीरिया होता है जो पाचक नाल में पाया जाता है। ये शुगर मिल्क को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं जिस कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ, पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। ध्यातव्य के जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव हैं। इनमें अधिक अविकसित केंद्रक इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। 115 दूध के दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ए बैक्टीरिया के द्वारा। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। 116 गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। डी कैरोटीन के। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण बीटा कैरोटीन की उपस्थिति है। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H50S है। C40H50 या 50 एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, 56 है शायद। 117 गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो सी कैसीन के साथ कैरोटीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण बीटा कैरोटीन की उपस्थिति है। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र जो है 4056 है। 118 यानी कि C40H56 है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? ए 7.2% होती है, बाकी सभी गलत है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा लगभग 7.75% तक होती है, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा लगभग 3.5 से 5% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। 119 दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो यहाँ पर नहीं दिया गया है आंसर।
अनेक स्तनियों के जठर रस गैस्ट्रिक जूस में दूध प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं के जठर रस में यह होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में नहीं होता। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टोज एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। 120 नंबर सवाल, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो सी रेनिन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दहेज के रूप में जमा देता है। शिशुओं के जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता है। 1 से 21 कैसीन दुग्ध होता है या होती है? सी प्रोटीन। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन्स है जो कि दूध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन्स फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। ध्यातव्य है कि दूध पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट है। 122 नंबर, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण है? तो डी कैसीन के कारण। 123 नंबर, निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? बी कैसीन पाई जाती है। 124 नंबर, शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण होता है? सी प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत उपचय के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ या एकलक मोनोमर्स होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य एसेंशियल तथा अनानिवार्य नॉन एसेंशियल दोनों 2 प्रकार के होते हैं। 125 नंबर, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में किस कमी के कारण होती है? तो सी प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशी तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी होती है। 126 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा डी, यानी 1, 2, 3, 4 चारों सही है। प्रोटीन्स के संयोजक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सल्फर, आयोडीन तथा लौह आदि के अंश भी पाए जाते हैं। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों के यौगिक कंपाउंड होते हैं, अर्थात अमीनो अम्ल इसके संयोजक इकाइयाँ या एकलक मोनोमर्स होते हैं। 127 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, अणु उपस्थित तत्व।
विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, पीतल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, तांबा, लोहा। मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन हो जाएगा आपका लोहा, क्लोरोफिल हो जाएगा मैग्नीशियम, और पीतल हो जाएगा तांबा। तो राइट आंसर इस तरफ से हो जाएगा E का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। राइट आंसर ए। सुमेलित क्रम इस प्रकार है, विटामिन B12 कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन लोहा है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम है, पीतल तांबा है। एक सौ 28। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। अणु उपस्थित धातु, विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, चैल्को, पायराइट, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, तांबा, कॉपर, लौह यानी आयरन। तो राइट ए का हो जाएगा आपका, ए का होगा, मिलान कीजिए। विटामिन B12 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा यानी हीमोग्लोबिन, लौह आयरन। सी का हो जाएगा 1, मैग्नीशियम हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा यानी कि तांबा हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। अणु उपस्थित धातु, विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लौह या आयरन, क्लोरोफिल यानी मैग्नीशियम, चैल्को पायराइट तांबा यानी कॉपर। 129। सूची 1 एवं 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। सूची 1, सूची 2। विटामिन B1, विटामिन B2, साइनोकोबालामिन, कैल्सीफेरॉल। विटामिन B6, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, थायमिन, पायरिडॉक्सिन। तो इस तरह से राइट आंसर होगा बी होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 1। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा मिलान करने के लिए इसे करना पड़ेगा छोटा। ए का देखिए विटामिन B1 का हो जाएगा आपका थायमिन हो जाएगा, विटामिन B1 का कलर चेंज कर लेते हैं। विटामिन B2 का हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा। फिर से कलर चेंज करते हैं। उसके बाद से आपका हो जाएगा विटामिन B6, सी नंबर का हो जाएगा पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। फिर से कलर चेंज करते हैं। विटामिन B12 का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइनोकोबालामिन हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 1। राइट आंसर बी। विटामिन B1 को थायमिन भी कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन तथा विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन नाम से जाना जाता है। 130। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है पूछ रहा है, तो राइट आंसर बी होगा यानी विटामिन 2 राइबोफ्लेविन, बाकी सभी गलत है। 131 नंबर, कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो सी गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता और मोलिब्डेनम आदि शामिल है, जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहद पोषक तत्व है, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता। 132। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बी विटामिन सी पाया जाता है। पपीते में मुख्यतः विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन
ए विटामिन B1, विटामिन B2 का भी एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। 133 निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो आपका आंसर होगा डी, दूध। बाकी सभी प्राकृतिक है, आम, गाजर, पपीता। दूध जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आम, पपीता एवं गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत है, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। 134 निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तभी औरक किरणें, ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि औरक किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती है। 135 प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो सी होगा, हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणु से मिलकर होता है। प्रोटीन जंतु और पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन के संयोजक इकाइयाँ या एकलक मोनोमर्स होते हैं, अर्थात प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। इसका प्रमुख उपयोग शरीर की रचना, मरम्मत और जनन के लिए होता है, अर्थात ये हमारे शरीर के रचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। NCERT के अनुसार हमारे शरीर के वजन का लगभग 20% हिस्सा प्रोटीन का होता है, अतः कथन सी असत्य है। 136 तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं सी, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। 137 समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है? तो आंसर है आपका डी, 45 ग्राम। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा लगभग 45 से 46 ग्राम, वसा की मात्रा 20 ग्राम तथा कैल्शियम एवं आयरन की मात्रा क्रमशः 40 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम होती है। जबकि गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा में दैनिक आहार की आवश्यकता होती है। 138 दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो सी, 70 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कुल आहार में 10% से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा प्रतिदिन लगभग 65 ग्राम से 70 ग्राम है। 139 निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। दूध में विटामिन बी यह था थायमिन B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, कोबालामिन B12, पायरिडॉक्सिन B6, फ्लूट BA पाए जाते हैं, अतः कथन ये सही नहीं है। अन्य प्रश्नों का कथन सही है। 140 माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। ये लौह का, बाकी सभी होता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। दुग्ध श्रवण लैक्टेशन के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन C6, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है।
141 बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं? पहला, वह कम मोटा होता है। दूसरा, उसमें रोगों को प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। चौथा, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो राइट आंसर होगा आपका 1, 2, 3। 4 नंबर गलत है, तो राइट आंसर आपका होगा ए, 1, 2, 3। माँ का दूध मदर मिल्क बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें जहाँ एक ओर बच्चे को अधिक विटामिन एवं प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोगों के प्रतिरोध रेजिस्टेंट करने की क्षमता भी अधिक होती है। लैक्टोज, जिसे दुग्ध शर्करा मिल्क शुगर कहते हैं, की सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दुग्ध मिल्क में होती है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में अधिक स्वस्थ और कम स्थूलकाय होते हैं। माँ के दूध से बच्चे की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। 142 दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तभी कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम सी, पोटेशियम के इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूध को अकेले पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन कम मात्रा में होते हैं। शिशु के शुरुआती महीनों में माँ का दूध ब्रेस्ट मिल्क आदर्श पर्याप्त आहार माना जाता है। 143 दूध किसका घटिया स्रोत है? तो सी, विटामिन सी का। दूध यानी मिल्क विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन तथा पूरा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 114 नंबर सवाल देखिए, स्टार्च है एक, सी पॉलीसैकेराइड है, बाकी सभी नहीं है। स्टार्च C6H12O5 या मंड एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। 145 स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। स्टार्च तथा सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। दोनों बहुलक अर्थात पॉलीमर्स हैं तथा दोनों समान एकलक मोनोमर्स ग्लूकोज C6H12O6 अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता है। मंड स्टार्च पौधे में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक है, जबकि सेल्यूलोज पौधे की कोशिका भित्ति सेल वॉल में पाया जाता है। 146 निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? ए अति पोषण से, बी अल्प पोषण से, सी असंतुलित पोषण से। नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर 1, 2, 3, यानी राइट आंसर डी सही है। कुपोषण माल न्यूट्रिशन की स्थिति, असंतुलित पोषण इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन अर्थात अल्प पोषण अंडर न्यूट्रिशन या अति पोषण ओवर न्यूट्रिशन के कारण उत्पन्न होती है। 147 नंबर देखिए सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। दूसरा, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। तीसरा, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। चौथा, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग डिफिशियंसी डिजीज उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका
1, 2 और 4 सत्य है, 3 गलत है। इस तरह से राइट आंसर होगा बी, 1, 2, 4। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्ल इसेंशियल फैटी एसिड का संश्लेषण नहीं कर सकती, अतः कथन 3 असत्य है, शेष कथन सत्य है। 148 अलसी लिनसीड किसका प्रचुर स्रोत है? राइट आंसर बी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है, इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोक सकता है। 149 निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो डी अलसी है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दो वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेनिक अम्ल एक अनवसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते हैं और इन्हें आहार के माध्यम से ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में पाया जाता है। एक 150 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण आर विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सही उत्तर ज्ञात करना है, तो राइट आंसर आपका होगा कथन ए सही है, परंतु जो है आर जे गलत है। तो इस तरह से ये देखिए, ए और आर दोनों सही है, गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है, तो राइट आंसर सी होगा। डी जो ए गलत है और आर सही है, तो ये भी गलत होगा। राइट आंसर सी सही है। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके स्रोत अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि है। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणु, वायरसेस, कवकों, फंगी इत्यादि को श्वेत रुधिराणु व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। 151 नंबर कथन ए मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। कारण आर अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या होगा, ए गलत है और आर जो है सही है। यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है तो गलत है, ए और आर दोनों सही है तो गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये भी गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो राइट आंसर डी होगा। ग्लाइसिन, सेरिन या टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में लगभग 20 प्रकार का अमीनो अम्ल में से 10 अतात्विक अनिवार्य अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो शेष 10 को स्तनीय भोजन से प्राप्त करते हैं। इन्हें तात्विक यानी अनिवार्य अमीनो अम्ल एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। अतः अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। 152 निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं? तो इसमें आंसर नहीं दिया गया है। सोयाबीन तथा पशुओं में व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है
तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष 3 विकल्पों में दिए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 153 निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सी सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सी अंडा। प्रश्नगत विकल्पों में अंडा सभी अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं। 154 हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। ए शरीर की ऊष्मा का क्षय, राइट आंसर ये होगा, बाकी सभी गलत है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा यानी फैट शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। यह वसा स्तर शरीर को आकृति तथा प्लावकता बायोन्सी प्रदान करने तथा गद्दी की भांति अंत रोगों के बाहरी दबाव एवं आघातों से सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। 155 भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। बी वसा में। भोजन के वर्ग में वसा फैट्स में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारण से 4.0 किलो कैलोरी जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। वसा का स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों है। 156 निम्नलिखित में किसके चयापचयी प्रक्रम मेटाबॉलिक प्रोसेस से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो बी वसा। वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा और वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 157 निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो आपका आंसर होगा सी कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन। प्रश्नगत आहार समूह में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। 158 अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है ए प्रोटीन। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल अकार्बनिक पाया जाता है किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। 159 चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि पहला तेल में असंतृप्त वसाएं हैं, बाकी सभी गलत है। डॉक्टर वनस्पति घी के बजाय शोधित पादप तेलों रिफाइंड वेजिटेबल्स ऑयल्स के उपयोग से भोजन को पकाने का परामर्श देते हैं क्योंकि इनमें असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट्स पाई जाती है तथा ये संतृप्त वसाओं वाले वनस्पति घी से कम हानिकारक होते हैं। 160 नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए
सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। कारण आर, इसमें असंतृप्त वसा अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अधिक मात्रा पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन होगा ई और आर दोनों सही है। इस तरह से ई और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर ये सही होगा। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृत बीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। कहता है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। एक सौ 61 कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो ये है सूरजमुखी तेल। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें वसा फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है तथा यह आवृत बीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। 162 कथन ए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण आर, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो ए सही है और आर जो है गलत है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर देखिए ई और आर दोनों सही है, गलत है। ई और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ये गलत है तो ये भी गलत है, तो राइट आंसर सी होगा। असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट संतृप्त वसाओं सैचुरेटेड फैट्स की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध डबल बॉन्ड्स होते हैं जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते हैं, अतः ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती है। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती है जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती है जिससे वनस्पति की हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। 163 अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है ए, बहु असंतृप्त वसा अम्ल। बहु असंतृप्त वसा अम्ल यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन O2 के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है जो कि मानव के लिए अच्छा पोषक तत्व है। यह रक्त में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी लाकर हृदय रोगों के खतरों को कम करने में सहायक होता है। 164 मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि यह अच्छे HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है और हानिप्रद LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर बढ़ाता है। 165 आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? तो आपका होगा पहला, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। दूसरा,
कंपनी का आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा या तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। तीसरा, कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो राइट उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा 1, 2, 3। राइट आंसर डी सही है। ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट का उपभोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा या तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। इस प्रकार प्रसंगत तीनों कथन सही है। 166 कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? ये स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। यह लिपिड का एक प्रकार स्टेरॉल और मॉडिफाइड स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा पदार्थ होता है। यह वसा का ही रूप है जो लीवर यानी यकृत में पैदा होता है। शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदयाघात हो जाता है। 167 कोलेस्ट्रॉल है, तो आंसर होगा आपका सी, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल जो है C27H46O जंतु वसा में मौजूद एक वसीय अल्कोहल है, जो कि रंगहीन, गंधहीन तथा श्वेत क्रिस्टलीय व्हाइट क्रिस्टलाइन पदार्थ है और इसका मानव हृदय रोग सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रधान भोजन करने से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। 168 कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है ए राइट आंसर धमनियों का कठोर हो जाना, बाकी सभी गलत है। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिलीग्राम या डीएल से कम होना चाहिए। इस स्तर से अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल हृदय तथा मस्तिष्क को रक्त प्रवाह करने वाली धमनियों के भीतरी दीवारों में जमा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप धक्का जमने से हृदयाघात या स्ट्रोक हो सकता है। 169 ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो सी वसा है, बाकी सभी गलत है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा यानी फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं यानी फैट सेल्स में संचित होता है। 170 निम्नलिखित युग्म यानी वसा तेल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर सी, सरसों का तेल स्नेहक। सही सुमेलन इस प्रकार है: खनिज तेल, पेट्रोलियम वसा, वनस्पति वसा, फाइटोस्टेरॉल, सरसों का तेल, खाद्य तेल, पशु वसा, कोलेस्ट्रॉल। सरसों का तेल स्नेहक लुब्रिकेंट्स के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, अतः विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 4 श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स देखते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर गैसों O2 एवं CO2 का आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका नोज एवं नासामार्ग नसाल पैसेज, ग्रसनी, फायरनेक्स, लैरिक्स या स्वतंत्र स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रंकाई, ब्रंकियोल्स तथा फेफड़े। मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े लंग्स होते हैं जो फुस्सावरण या
प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा, परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक एल्वियोली होते हैं, जिनमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। अगला देखते हैं, फेफड़ों या फुसफुस लंग्स द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला, श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वास इंस्पायरेशन तथा उच्छ्वास एक्सपायरेशन क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें यथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इन क्रियाओं अंतःश्वास तथा उच्छ्वास के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। अगला देखते हैं, इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं RBCs मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक कैरियर का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों को उत्तकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला देखते हैं, सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है। इस प्रकार 100 मिलीलीटर रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिली यानी ऑक्सीजन बंधी होती है। अगला देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 250 गुना अधिक होता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CuH भी बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन O2 की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व डेंसिटी कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है अर्थात श्वास दर बढ़ती जाती है। अगला देखते हैं, मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती है। ATP के जल्द अपघटन के फलस्वरूप ATP का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तक अकार्बनिक फॉस्फेट PI में हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर को ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है। ATP प्लस H2O ADP प्लस PI प्लस फ्री एनर्जी बनता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न कोश का पहला सवाल। पहला, स्तनधारियों में श्वसन होता है D फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा, बाकी सभी गलत हैं। स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, परंतु मादा की स्तन ग्रंथि अत्यंत विकसित होती है। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा श्वसन करते हैं। दूसरा, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो राइट आंसर D नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वास इंस्पायरेशन क्रिया तथा उच्छ्वास एक्सपायरेशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग अपरिवर्तित रहती है। 3, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है A रक्त के द्वारा, B फुसफुस के द्वारा, 3 ऊतक के द्वारा। अभिगमन का सही अनुक्रम है
तो सी है, सी नंबर पहले 2 होगा, उसके बाद से ए होगा, उसके बाद से 3 होगा। राइट आंसर 2 1 3। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंत श्वास इंस्पायरेशन और इनहेलेशन द्वारा फेफड़ों लंग्स तक पहुंचते हैं। फेफड़ों में वायु कोष्ठक एयर सैक्स पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं ब्लड कैपिलरीज द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं RBCs में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन का वाहक कैरियर का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। 4 फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो आंसर होगा डी एल्वियोली। गैसीय विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एल्वियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। 5 नंबर जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति भी बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन O2 की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं वायुमंडल के वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा है तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व डेंसिटी कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती जाती है अर्थात सांस दर बढ़ती जाती है। 6 नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो डी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन COH भी बनाती है, इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। 7 नंबर निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तभी ATP और ADP। मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती है। ATP के जल अपघटन के फलस्वरूप ATP का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कार्बनिक फॉस्फेट PI में हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर को ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है। ATP प्लस H2O यानी ADP प्लस PI प्लस फ्री एनर्जी। 8 नंबर श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, बी ATP के रूप में। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन विघटन ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से संबंधित अर्थात उपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है। 9 नंबर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो ये वायु श्वसन कहते हैं। ऑक्सी या वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया में भोज्य पदार्थों ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या जल H2O का निर्माण होता है। इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी उत्पन्न होती है। 10 नंबर ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विखंडित होता है। दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। तीसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। तो राइट आंसर होगा आपका 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा।
कोशिकीय श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस के माध्यम से ग्लूकोज 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट मांसपेशियां लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। 11 नंबर, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो बी, फेफड़ा। फेफड़ा यानी लंग्स एक प्रमुख श्वसनांग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों टिश्यूज में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर जल वाष्प वाटर वेपर तथा गैस का शरीर से उच्च श्वसन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे 5वां नंबर टॉपिक परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अपने माता पिता, परिवार, अपना समाज, अपने देश से प्यार कीजिए। लाइफ में मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।